guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की current affairs में क्या important है जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफी खास रहेगा, तो आइए देखते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि आज के हमारे करंट अफेयर में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे द हिंदू के फर्स्ट न्यूज क्या है कि वो है वांग यी से। वांग यी कौन है? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। वो भारत की विजिट पर आए थे, इसीलिए उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि हमारे चाइना से काफी रिश्ते खराब चल रहे थे। वहां से बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया गया था। जो हमारी हवाई यात्रा था उसे बैन किया हुआ था। वहां से ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, तो वो सब चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। वो किस लिए हो रहा था? क्योंकि जैसे हमारी डोकलाम हुआ या फिर गैलवन घाटी हुई या फिर LAC पर जो डिस्प्यूट चल रहा था, उनके चलते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारी अशांति फैली हुई थी। इसी की वजह से हम दोनों के जो रिश्ते थे वो खराब हो रहे थे। लेकिन धन्यवाद दिया जाएगा ट्रंप को कि उन्होंने जो हमारे पे टैरिफ लगाए, चाइना पर टैरिफ लगाए, पुतिन से जो रिश्ते खराब चल रहे हैं, उन सब के चलते हुए भारत, रशिया और चाइनीज एक साथ आ रहे हैं। थोड़ी फ्रेंडशिप भी बढ़ रही है। इसी के चलते हुए चाइनीज जो विदेश मंत्री थे वो भारत विजिट पर आए थे। उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से बात की। तो इन सब के बारे में बातचीत हुई और यहाँ तक कि कुछ समझौते भी हुए। जैसे हमारी जो हवाई यात्रा थी फिर से शुरू की जा रही है। बहुत सारी चीजें जिन्हें स्टार्ट किया जा रहा है। तो इन्हीं के चलते हुए द हिंदू में दिया हुआ था कि सिल्वर फॉक्स के नाम से किसे नवाजा गया? वांग यी को। वांग यी को क्यों सिल्वर फॉक्स कहा गया, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इन्हें देखते हैं। सिल्वर फॉक्स होता है एक चालाक व्यक्ति, एक बहुत ही ज्यादा चालाक बुद्धिमान इंसान को सिल्वर फॉक्स कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जो वांग यी है ये वांग यी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, चाइना के राष्ट्रपति कौन है? वो है सी जिनपिंग। उनकी विदेश नीति के सलाहकार हैं। सबसे बड़े सीजार, चाइनीज में कहते हैं सीजार, यानी सबसे शक्तिशाली चेहरे माने जाते हैं। सिल्वर फॉक्स कहा जाता है मतलब अनुभवी, चालाक और धीर गंभीर राजनयिक कहा जाता है। इसका मीन्स होता है, सिल्वर फॉक्स का मीन्स होता है चालाक हो, राजनीतिक हो, मतलब बहुत सारी डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा परखर हो, उन्हें बोला जाता है सिल्वर फॉक्स। नरेंद्र मोदी और वांग यी की अभी मुलाकात हुई थी, लेकिन सबसे पहले कब हुई थी? जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे पहले जो भेंट हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, वो हुई थी यांग वी से। किससे हुई थी? यांग वी से। नरेंद्र मोदी ने वांग यी से मुलाकात की थी जून 2014 में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तब पहले जो पहले उच्च हमारे मंत्री थे या फिर उच्च स्तर के विदेश दूत थे, वो कौन थे? वांग यी। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। भारत आने वाले नेता वांग यी थे। कौन थे ये? उच्च स्तरीय विदेशी दूत थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत बनकर आए थे। इन्होंने जब 2014 में इनकी मुलाकात हुई तो मोदी जी ने इन्हें ओल्ड फ्रेंड के नाम कहा था कि हमारे ये पुराने मित्र हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि ओल्ड फ्रेंड ऑफ चाइना, चाइना के ओल्ड फ्रेंड कहा था। उनका मकसद भारत और चीन के रिश्ते सुधारना था, खासकर मोदी को बीजिंग आमंत्रित करना और शी जिनपिंग की भारत यात्रा तय करना था। अब क्योंकि हालांकि 2017 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2017 में जो डोकलाम और LAC पर हमारे जो विवाद थे, जो रिश्ते बिगड़े, उसके वजह से ये सब चीजें रुक गई थी और बातचीत भी बंद हो गई थी। इसके बाद थोड़ी बहुत जो वांग यी से चीजें हैं, आइए थोड़ा और देखते हैं कि वांग यी को वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से भी जोड़ा जाता है, मतलब आक्रामक और तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ भी इन्हें माना जाता है। इसके बाद क्या है कि जो हमारे भारत के और इसके चीन के जो हमारे रिश्ते थे वो क्यों बिगड़े? मैक्सिमम जो हमारे रिश्ते खराब हुए वो हुए 2017 में डोकलाम विवाद पर, और 2020 में, जब 2020 में कोरोना आया था, उसी टाइम पर गलवान घाटी, कहां पर जो गलवान झड़प है वो हुई थी, और LAC जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर क्या हुआ था? वहां पर तानातानी चल रही थी। इन सब के दौरान वांग यी ही चीन की तरफ से वार्ता करने सबसे बड़े नेता थे। इनकी बात की थी जब हमारे विवाद चल रहे थे, तो वांग यी से ही बात हो रही थी और इसी के बीच हमारे रिश्ते बहुत खराब होते चले गए। इसी के बाद भारत ने बार बार मांग की कि चाइना की जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर शांति बनाए रखे, लेकिन चीन
और ताइवान अन्य मुद्दों पर भारत से दूरी बनाता चला गया। आइए थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो चाइना से और भारत की जो झड़प है, जो एलएसी है, गलवान घाटी है या फिर जो डोकलाम है, ये कहाँ कहाँ पर है, तो थोड़ा हम मैप के थ्रू देखते हैं, क्योंकि मैप से हम अच्छे से समझ आता है। और इसे आप 2-4 बार जरूर देखें, जिससे कि हमें भी पता चले हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कहाँ से साझा होती है, कहाँ कहाँ पर हमारी विवाद चल रहे हैं, तो इन सबको हम देखते हुए चलें। जैसे आप सब जानते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, महान इंडिया, और ये है चाइना। चाइना यहाँ पर पड़ता है तिब्बत, जिसको चाइना अपना भाग कहता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है और चाइना में ही उसे इंक्लूड किया गया है। तो ये है चाइना। यहाँ से आप देखेंगे ये है काठमांडू, ये है नेपाल का, आप मैप देख रहे होंगे, नेपाल है, और यहाँ पर ये छोटा सा है भूटान, ठीक है। यहाँ से जो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और इसी के बीच यहाँ हमारा लद्दाख का इलाका है, जहां पर आप देखेंगे कि चाइना ने कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि हमारी सीमा बाउंड्री जो है साझा करता है, किससे? पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान की भी कुछ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद ये है चाइना, ये है बर्मा, और ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये है। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। आइए यहां पर देखते हैं। देखो, जैसे कि ये है हमारी जो लाइन है, ये आप बाउंड्री देख रहे होंगे, आपको क्लियर चमक रहा होगा। ये बाउंड्री है जो कि पाकिस्तान चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है, लेकिन ये इंडिया का है। इंडिया के भाग पर क्लेम करता है कि ये हमारा है। ये पीओके है, जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपना बनाया हुआ है। इसे हम कभी भी अपना बना सकते हैं और कभी भी पाकिस्तान से छीन सकते हैं। इसके बाद ये है अक्साई चीन, जहां पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया था और चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये हमारा विवाद चलता रहता है, इस पर डिस्प्यूट होता है, इस पर डिस्प्यूट रहता है। इसके बाद है जो हमारा डिस्प्यूट इलाका है, वो है इधर से, जो आप ये लाइन देख रहे होंगे। ये लाइन इस तरह से यहाँ से ये चलते हुए और यहाँ से इस तरह आते हुए, ये डिस्प्यूट एरिया है जो कि चाइना और भारत के बीच हमेशा विवाद का हिस्सा बना रहता है। ये है तिब्बत। यहाँ पे जो आप ये देख रहे होंगे, ये तिब्बत है, जिसको चाइना अपना कहता है कि ये हमारा इलाका है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भूटान के पास में, यहाँ पे भी ये जो थोड़ा बहुत हिस्सा है, इसे भी चाइना अपना कब्जा करे रखता है, क्योंकि क्या चाइना को रहता है कि भूटान के जो कुछ हिस्सों पे हमारी पकड़ है, वहां से हम अपने में उसे मिला लें, और उससे क्या होगा, जो हमारे आने जाने के रास्ते हैं, समुद्री व्यापार है, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए वो इस पर अपना हक बताता है। यहाँ से आप देखेंगे ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन है हमारी एक्चुअल कंट्रोल LAC, मैकमोहन लाइन के नाम से, जिसे आप जानते हैं, जो भारत और चाइना के बीच बाउंड्री बनी हुई है। मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट बॉर्डर है ये भी, और यहाँ पे भी काफी विवाद चलता रहता है। चाइना यहाँ से घुसपैठ करता रहता है, इसीलिए यहाँ पर भी काफी इस पर डिस्प्यूट रहता है। तो ये है चाइना की लाइनें, और इसे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके कुछ हिस्से को भी वो अपना बनाता है कि यहाँ पे भी हमारा ही हिस्सा है। इसीलिए हमारे ज्यादा जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, वो इसीलिए चाइना से ज्यादा रहते हैं। इसीलिए क्या हुआ था, जब यहाँ पर अशांति बनी हुई थी, ये बार बार घुसपैठ कर रहे थे, हमला कर रहे थे हमारे सैनिकों पर, तो इसलिए इनसे रिश्ते कम कर लिए गए थे कि अगर इनसे रिश्ते बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक ही होता है, हानिकारक होता है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। लेकिन अभी जब हम बढ़ती हुई एक इकोनॉमी का हिस्सा है, हम एक डेवलप कंट्री हैं, इसके बाद जो अमेरिका बार बार टैरिफ लगा रहा है, और जितने भी और देश हैं जो रसिया से ऑयल खरीदते हैं या फिर रसिया से अपनी फ्रेंडशिप तो रखते हैं, तो उन्हें वो क्या कर रहा है, टैरिफ लगा लगा कर डरा रहा है कि जिससे कि ये सब हमारे कंट्रोल में हो जाए। लेकिन अगर पुतिन, चाइना के जो सी जिनपिंग है, और मोदी जी जो भारत है, इन तीनों की अगर इकोनॉमी मिल जाए, इन तीनों की एक दोस्ती हो जाए, तो फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, अपना जो टैरिफ है वो हटाना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि जो चाइना के विदेश मंत्री है, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो भारत की विजिट पर आए। जो हमारी यात्राएं थी, जैसे हवाई यात्रा, जो हमारे और बहुत मार्ग थे, उन्हें खोल दिया गया है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमें बेनिफिट होंगे। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि नेपाल को खासी प्रॉब्लम हो रही है, और उसने कुछ लेटर्स भी भेजे। उसके लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर की है, और आज मैंने थोड़ा सोचा था कि इसे हम डिटेल में कवर करेंगे, तो इसीलिए हम ये देखते हुए चल रहे हैं। तो उसके लिए हम अलग देखेंगे। आपका होप समझ आ गया होगा कि हमारा डिस्प्यूट चाइना से कहां कहां पर है। ये है हमारा POK की बाउंड्री, जहां पर कश्मीर है, और इस पर किसने,
पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है, जबकि जो ये पीओके है ये किसका है? ये भारत का है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजा जयसिंह से जो हमारे जो कश्मीर के राजा थे उनसे जो हमारा लेटर पर हस्ताक्षर हुए थे, उन्होंने भारत को ये कश्मीर सौंप दिया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, यहाँ पर इसने कब्जा किया हुआ है। ये था हमारा चाइना से रिलेटेड। थोड़ा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये नेपाल पड़ता है, ये भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर बांग्लादेश से नेपाल, भूटान, और इधर चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, इधर यहाँ पे थोड़ा अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, ये पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, और इधर श्रीलंका से बाउंड्री शेयर करता है। इधर हमारा अंडमान और निकोबार पड़ते हैं जो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। ये हमारे द्वीप हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक समुद्र के बीच में हमारे द्वीप हैं। जब आपने देखा हो कि मालदीव ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी तो वहां पर मालदीव को बैन कर दिया गया था, उसके चलते हुए आपने देखा होगा मोदी जी ने जो लक्षद्वीप की यात्रा की थी, वहां का जो नज़ारा दिखाया था काफी अट्रैक्टिव था। तो ये सब चीजें, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पर हमारे ये सारे देश पड़ते हैं। आइए इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैली है जो हमारा डिस्प्यूट है चाइना के साथ में। सक्शमगम वैली के पास है, यहाँ पर पड़ता है। दूसरा है अक्साई चीन, ये अक्साई चीन का जो ग्रीन हो रहा है, पैरेट ग्रीन कलर है, ये अक्साई चीन है। ये डैम चौक है, डैम चौक पे भी हमारा बहुत ज्यादा विवाद रहता है, हमारे सैनिक रहते हैं और इसी में चलते हुए काफी चाइना घुसपैठ करता रहता है। इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये है हमारे हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय माउंटेन, ये पड़ता है नेपाल, और ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड और इसकी चाइना की सीमा मिलती है, यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा सिक्किम है जो कि आप जानते हैं कि सिक्किम को मैं पढ़ा चुकी हूँ, और ये है भूटान, भूटान पढ़ा। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, और थोड़ा आप यहाँ के हमारे राज्य भी देख लीजिए क्योंकि ये मैं कवर भी करा चुकी हूँ, हमारे जो मैप में कवर हो चुके हैं, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और मैंने आपको बताया था सेवन सिस्टर्स, तो सेवन सिस्टर्स को भी देखेंगे। यहाँ पे ये पड़ता है असम जो कि हम कवर कर चुके हैं, नागालैंड ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मणिपुर, मिजोरम ये दोनों भी हम कवर कर चुके हैं, त्रिपुरा और ये मेघालय इसे भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये है हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सेवन सिस्टर्स है। जो सिक्किम है वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये हमारे देश हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ म्यांमार पड़ता है, सी है और इसके बाद म्यांमार है। ये हुआ बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर है हमारा बांग्लादेश, और इसके पास ये है बंगाल की खाड़ी, जहां पर हमारी गंगा नदी उस बंगाल की खाड़ी में मिलते हुए एक डेल्टा बनाती है, एक मुहाना बनाती है जो कि सुंदरवन डेल्टा है। आइए अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रिक्स में जो कंट्री पहले वो ब्रिक था लेकिन बाद में ब्रिक्स बना। पहले ब्रिक था, 2010 में साउथ अफ्रीका उसमें इंक्लूड हुआ और वो ब्रिक्स बन गया। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ब्रिक्स से रिलेटेड हमारी न्यूज आई हुई थी, हमारा क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए मैंने ब्रिक्स को सोचा आपको थोड़ा उसका आइडिया और थोड़ा उसे समझा देती हूँ, जिससे कि करंट अफेयर में आपके थोड़े जो हमारे बाहर के जो संगठन है उनके बारे में भी आपको जानकारी रहे। आइए देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन सा है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिक्स है BRICS। ब्रिक्स से क्या होता है, बी से होता है भूटान, ब्रिक्स से क्या होगा, ब्रिक्स से होगा ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, और जो हमारा होगा सी से होगा चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन सा, ब्राजील हमारा होगा, ब्राजील, रशिया, सेकंड होगा हमारा इंडिया, फिर होगा चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर से आप देख लीजिए, बी से क्या होगा, बी से होगा ब्राजील, आर से होगा रशिया, आई से होगा इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था लेकिन बाद में एस ऐड किया गया और ये हो गया साउथ अफ्रीका। जितने इसमें वर्ड्स हैं उतने ही उसी पर हमारे कंट्रीज के नेम्स हैं। जैसे कि बी से ब्राजील हुआ, रशिया हुआ,
इंडिया हुआ, चाइना हुआ और साउथ अफ्रीका हुआ, इसका आप थोड़ा फ्लैग भी देख सकते हैं कि ब्राजील का फ्लैग कैसा होता है, रशिया का कैसा होता है, इंडिया का तो हम जानते ही हैं, और चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडिया तो हमारा महान है, जो कि हमारी शान है, तो उसका फ्लैग तो अलग ही दुनिया के फ्लैग्स में अलग दिखता है। लेकिन और भी आपको लर्न होने चाहिए कि अगर जैसे कि ओलंपिक गेम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसमें सबके झंडे भी रहते हैं, तो आपको भी थोड़े नॉलेज होनी चाहिए कि किस देश का कौन सा फ्लैग है। तो ये था। इसके बाद थोड़ा आप ये भी जान लेंगे कि वर्ल्ड मैप में ये जो पांचों देश हैं ये कहाँ कहाँ पर मेंशन रहते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये है ब्राजील। आप देखेंगे भारत से यहाँ पर आने पर ये है ब्राजील, और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है माइकेल टीमर। इसके बाद है साउथ अफ्रीका पड़ता है यहाँ पर, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामपोसा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। फिर चाइना के हैं सी जिनपिंग, और इसके बाद रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपने देखा हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में इधर जब ये पड़ता है साउथ अफ्रीका कंट्रीज में, यहाँ पर ब्राजील है, जो कि ये ब्राजील है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ता है। साउथ अफ्रीका का यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का हो रहा है ये साउथ अफ्रीका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये इंडिया, और यहाँ पे चाइना और ये रशिया। ये ब्रिक्स देश के लीडर्स के नाम थे। आइए थोड़ा ब्रिक्स का एक्सपेंशन देख लेते हैं कि थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अभी वही है कि ब्राजील, यहाँ पर हमारा साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और रशिया। थोड़े और देश आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि ईरान यहाँ पर मेंशन है भारत से, यहाँ पर पड़ता है ईरान, जो कि सुर्खियों में बना रहता है। तो 2-4 मैंने और कंट्रीज को मेंशन कर दिया है कि इन 5 को तो आप याद रखेंगे, 1-2 और आपको याद हो जाए। इसके बाद ये यूएई पड़ता है, ये है यूएई, और यहाँ से इथोपिया ये पड़ता है इथोपिया। यूएई छोटा सा ये देख रहे होंगे, ये यूएई है। सऊदी अरेबिया ये है सऊदी अरेबिया, और ये है इजिप्ट। ये कुछ कंट्रीज थे जो आपको मैंने बताए हुए हैं। आइए अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ब्रिक्स कब हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले ब्रिक था और ब्रिक्स बना बाद में, तो ये 2010 में ब्रिक्स बना। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, ये हुआ था 2010 में। लेकिन शुरुआत कैसे हुई, तो ब्रिक्स की जब शुरुआत हुई वो हुई 2001 में। किसने की, तो आइए थोड़ा देखते हैं कि साल 2001 में गोल्डमैन साचेज के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिक शब्द का प्रयोग क्यों किया था, तो ये भी देखिए कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही थी, और इन्हें भविष्य में बड़ी शक्तियों के रूप में देखा गया था। इसीलिए इन्हें एक ब्रिक के नाम से मेंशन किया हुआ, और एक ब्रिक हमारा समुदाय बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। जो 2001 में संगठन बना था, इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 2006 में, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। 2009 में ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, रूस के यकतारिनबर्ग शहर में हुआ था। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका क्या हुआ, शामिल किया गया था, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था, ब्रिक्स संगठन बनाया क्यों गया था, जिससे कि हमारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं, ये सब आर्थिक जो सहयोग है उनमें बढ़ावा मिले। इसीलिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी कि आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार, निवेश और विकास के क्षेत्र में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना, ताकि वैश्विक संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक है या फिर WTO है, इन सब के लिए क्या हो, एक भागीदारी बढ़े, इनकी क्या हो, भागीदारी बढ़े, इनके लिए आवाज बनने का एक जरिया बने। इसके बाद वित्तीय संस्थान बनाना, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी एक वित्तीय संस्थान बनाया गया। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जैसे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या थे, ताकि केवल अमेरिका पश्चिमी देशों का दबदबा ना रहे। ये संगठन इसलिए भी बनाया गया था कि जैसे कि अमेरिका का काफी दबदबा रहता है, इसी तरह से हमारा भी एक संगठन हो। अगर इस तरह से, तो अगर कुछ कंट्री का ही दबदबा रहेगा तो वो और कंट्री को क्या करेगा, दबा लेगा, प्रेशराइज करेगा। तो उन सब के तोड़ने के लिए, उन सबको एक अपनी ताकत दिखाने के लिए ब्रिक्स का स्थापना की गई थी। क्या था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा न रहे, सुरक्षा और शांति, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय विवादों पर भी सहयोग था। इसके बाद हर साल एक सदस्य देश, जैसे कि ब्रिक्स का हर साल एक किसी भी देश में इसकी क्या होती है, बैठक होती है। जैसे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों की चर्चा होती है।
भारत में कब कब हुआ, तो आप देखेंगे 2012 में नई दिल्ली में हुआ था, 2016 में गोवा में हुआ था, 2021 में वर्चुअल इसकी बैठक हुई थी, और 2024 में जो हुआ था ये हुआ था कजान में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का पहला समिट 2009 में कहाँ पे, रशिया पे हुआ था। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में कब शामिल हुआ था, 2010 में होता। NDBA जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है शंघाई, चीन में, चीन के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तंबाकू से रिलेटेड। जो हमारा तंबाकू लो है उसी के ऊपर ये बनाया गया है, ये आर्टिकल आया हुआ था, तो मुझे लगा काफी हम इन चीजों को थोड़ा स्किप कर देते कि ये हमारे एग्जाम में पूछे जाए ना पूछे जाए, तो इसीलिए हम इन्हें स्किप कर देते। लेकिन ये एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमें इसे जानना भी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि तंबाकू जो कंट्रोल लॉज है आर आउट ऑफ स्टेप विद स्मोकलेस तंबाकू। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि तंबाकू लो क्या है। तंबाकू लो बना तो दिया गया, लेकिन इस पर इतना कुछ खास वर्क नहीं किया जा रहा है। जैसे जब तंबाकू को यहाँ पर बैन किया गया, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक सिगरेट है उन्हें बैन किया गया, लेकिन वो अभी भी इसी तरह से देश में फैली हुई हैं, उनका यूज भी हो रहा है। जैसे कि आप कुछ लास्ट टाइम ही देखोगे कि इलेक्ट्रिक जो सिगरेट था उसका बाहर से जो व्यापार हो रहा था उस पर भी बैन किया गया था, पकड़ा भी गया था कि भाई बाहर से वो किस तरह आ रहा था, एक नंबर से उसकी मतलब परमिशन नहीं है, इसके बाद भी वो वहां पर लाए जा रहे थे। इलेक्ट्रिक जो हमारी सिगरेट है वो काफी हानिकारक होते हैं, इसलिए वो बैन की हुई है। इसके बाद तंबाकू पर जो टैक्स लगता है वो बहुत ही कम होता है, तंबाकू टैक्स बहुत कम होता है, जबकि जब ये हमारे लिए काफी हानिकारक है तो इन पर सबसे ज्यादा बैन होना चाहिए, लेकिन कम होता है। इनके बड़े बड़े जो हीरो हैं, एक्टर हैं, वो इनके वो भी करते, ऐड भी करते हैं, जैसे खैनी हुई, गुटखा हुआ, इन सब का ऐड करते हैं। तो इससे क्या वो मिल रहा है, इससे आप बैन तो कुछ लगा नहीं रहे हो, बल्कि इनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जबकि ये काफी हानिकारक है। तो इसीलिए जो तंबाकू लॉज बना था, तो इसमें क्या था कि स्मोकलेस, जिसमें धुआं ना हो, उन चीजों को बैन किया गया था। जैसे आइए थोड़ा देखते हैं, यानी भारत जो तंबाकू नियंत्रण कानून था, जो हमारा तंबाकू नियंत्रण कानून था, स्मोकलेस तंबाकू जैसे खैनी, जर्दा, गुटखा, पान मसाला आदि को ठीक से कवर नहीं करते। इन्हें क्या कहा गया था कि ठीक से कवर नहीं करते, स्मोक जिसमें होगा उसे बैन किया गया है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी कि भारत में 2017 में एक अनुमान के अनुसार तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की आर्थिक लागत, आप इसे नोट करें, अच्छे से देखें कि जो हमारी तंबाकू से रिलेटेड बीमारियां हैं कितनी थी, जब उसे अनुमान, सिर्फ अनुमान किया गया था कि 1.77 लाख करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 1.77 लाख करोड़ रुपए थी, जिसके जीडीपी कितनी है, जीडीपी का 0.04% था, 0.04% था। इसके अलावा जो सालाना है वो 56,670 करोड़ रुपए हैं, केवल सेकंड हैंड स्मोकिंग यानी दूसरों के धुएं से होने वाले नुकसान पर खर्च होते हैं। इसके बाद इसका मतलब है तंबाकू भारत के हेल्थ केयर सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है। इसके बावजूद भी इनके ऐड किए जा रहे हैं, ऐसी कुछ भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है, या फिर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं कि इन पर कुछ रोक लगाई जा सके। मुख्य समस्या क्या है कि भारत का जो मुख्य कानून है COTPA, कोटपा 2003, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट, लेकिन ये कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता। इसमें कमियां क्या क्या है, तो इसमें कमियां क्या क्या है, जैसे स्मोकलेस तंबाकू जो SLT पर ढिलाई है, इस पर कोई भी रोक नहीं है, पाबंदी नहीं लगाई गई है, इस पर बहुत ही ढिलाई दी गई है। जैसे कानून मुख्य रूप से धूम्रपान पर केंद्रित है, लेकिन भारत के लोग ज्यादा स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, इन सब का खाते। आजकल तो माउथ फ्रेशर, ये सब चीजें भी आने लगी हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। SLT की लत ज्यादा और नुकसान भी गंभीर है, जबकि जो इनकी लत है ये सिगरेट से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बहुत ही खराब होते हैं, आपने देखा होगा। और मैक्सिमम जो मैंने भी एक एक्सपीरियंस देखा कि बिहार में मैक्सिमम लोग जो खैनी और गुटखा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आप कैंसर के केसेस देखेंगे कि हर इतने कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। सबका रीजन क्या है कि
मैक्सिमम जो रीजन होता है वो होता है गुटखा, खैनी, जो सिगरेट है, यही पान मसाले, इन सब से रिलेटेड। लेकिन कानून इसका सही नियंत्रण नहीं कर रहा है। सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, कंपनियां टॉफी, पान मसाला या फिर माउथ फ्रेशर के नाम पर ब्रांड प्रमोट करती है, इस तरह असली तंबाकू का प्रचार पर प्रोक्स रूप से जारी रहता है। मतलब इस पर इनकी कुछ भी रोक तो कोई है ही नहीं, प्रतिबंध भी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके एडवर्टाइजमेंट भी दिए जाते हैं, सिर्फ उनके ब्रांड बदलकर और ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। इसके बाद टैक्सेशन में खामियां क्या है कि तंबाकू पर टैक्स बहुत कम है, तंबाकू पर जो है वो टैक्स बहुत कम है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो बीड़ी है, बीड़ी पर सिर्फ 22% का टैक्स है, बीड़ी पर 22% का टैक्स है, जबकि WHO ने कहा था कि इन पर सबसे ज्यादा टैक्स होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 75% टैक्स इस पर होना चाहिए, लेकिन कितना है, सिर्फ 22% है। स्मोकलेस तंबाकू पर भी टैक्स बहुत कम है। 2017 में अब तक सिर्फ 2 बार मामूली टैक्स बढ़ाया गया है, इसमें 2017 से लेकर अब तक बहुत ही मामूली टैक्स बढ़ाया गया और सिर्फ 2 बार टैक्स बढ़ाया गया, जबकि और चीजों पे आप देखेंगे हर साल टैक्स बढ़ाया जाता है, और इतना टैक्स कि जिसे हम पे करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बार, एक बार 2020 में और एक बार 2022 में। लेकिन महंगाई और आय बढ़ने से तंबाकू पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है, तभी तो सब लोग खरीद पाते हैं, जब भी तो इतना मुश्किल नहीं होता और लगता है कि कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, 5 रुपए में क्या ही हो रहा है, जाके लेके खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे कितनी बीमारियां होंगी वो आने वाले फ्यूचर में कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता है कि इसके कितने नुकसान होंगे। महंगाई और आय बढ़ने से तंबाकू पहले सस्ता है, चेतावनी तो लगती है, लेकिन उसका असर सीमित होता है। क्या होता है? असर सीमित होता है। नई तरीके से तंबाकू के खतरों को उजागर करने की जरूरत है। भारत की चुनौतियां। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो ई सिगरेट है, वो 2019 में बैन लगाया गया था, लेकिन स्मोकलेस तंबाकू पर ठोस नियंत्रण नहीं है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP चल रहा है, लेकिन उसका फोकस मुख्य रूप से स्कूल जागरूकता तक ही सीमित है। सिर्फ हम स्कूल के बच्चों को जागरूक करते हैं कि आप ये सब ना खाएं, लेकिन उनसे ज्यादा पहले उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स से ही हम इन चीजों को सीखते हैं, अपने आसपास के जो एटमोस्फेयर है उससे ज्यादा सीखते हैं, तो इसी में उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है। अमेरिका जैसे देशों में जहां मजबूत कानून है, वहीं भारत में लागू करने की दिक्कतें हैं। समाधान क्या है इसका, कि हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम इन्हें थोड़ा रोक सके। हम पूरी तरह से इसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज को पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उन चीजों को कम तो कर सकते हैं। हमें जैसे कि सिर्फ हेल्थ वार्निंग या स्कूल शिक्षा में काम नहीं चलेगा, ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। जब ज्यादा टैक्स होगा, महंगा होगा, तो लोग कम खरीदेंगे। जहां वो दिन में 3, 4, 5 खा रहे हैं, अगर ज्यादा महंगा होगा तो एक पर ही सीमित रहेंगे, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे मैक्सिमम। लेकिन लोग 5, 5, 6, 6 एक दिन में खत्म कर देते हैं, तो वो सब चीजें भी बहुत गलत है। कड़े कानून लागू करने चाहिए, हेल्थ रिसर्च बढ़ाना चाहिए, परिवार और बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी चाहिए, बच्चों के साथ साथ परिवार को भी जागरूक करना चाहिए। कंपनियों पर निगरानी और नियंत्रण रखना चाहिए, कंपनियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और उस पर भी टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो इससे शायद हम इसे थोड़ा कम कर सकें। तो ये थी सब। जब आप मूवी देखने जाते होंगे थिएटर में, तो सबसे पहले हर मूवी के शुरू होने से पहले सबको दिखाया जाता है कि तंबाकू, गुटखा, जो खैनी, इनसे कितनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसी के कुछ टाइम बाद उनके एड भी साथ में दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। और जो हमारे देश के काफी फेमस जो एक्टर्स हैं, जो दशकों से फेमस रहे हैं, वो लोग इनके ऐड करते हैं, तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो जो हीरो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो करोड़ों लोगों की एक पहचान होते हैं, जो उनके नक्श कदमों पर चलते हैं। तो इसीलिए फिर वो भी क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर वो बंदा खा रहा है तो खा ही लेते हैं, जबकि वो ने खाते नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर कर दिखाते हैं, वो इसके पास तक भी नहीं होते। तो ये सब चीजें हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक न्यूज आई है कि जो हमारा फ्यूल सेल अमोनिया से हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या इसमें कहा गया है कि फ्यूल सेल कैन यूज हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि फ्यूल सेल अमोनिया से हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक ने ऐसा तरीका खोजा है जिससे अमोनिया से हाइड्रोजन निकालकर फ्यूल सेल को, जो फ्यूल सेल है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, को और ज्यादा प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। ये काम कैसे करेगा कि वैज्ञानिक
कैसे इसका रिसर्च करेंगे? जैसे कि आप जब जानते हैं अमोनिया का हमारा फॉर्मूला होता है NH3। NH3 में से क्या होगा, एक जैसे कि आपने पहले कैटलिस्ट, जब हमने आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें जब रिएक्शन होती थी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती थी या फिर हमारी रिएक्शन होती थी, उसमें हम कैटलिस्ट यूज करते थे, उत्प्रेरक यूज करते थे। तो उसी तरह से क्या किया जाएगा कि वैज्ञानिक ने फ्यूल सेल, जो फ्यूल सेल का एक प्लाज्मा रिएक्टर है, प्लाज्मा रिएक्टर को एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाएगा। क्या है इसमें कि साथ जोड़ा जाएगा, प्लाज्मा रिएक्टर के साथ जोड़ा जाएगा और प्लाज्मा रिएक्टर अमोनिया को तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा? हाइड्रोजन में बदलेगा और नाइट्रोजन में बदलेगा। जब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक पहुंचती है तो उससे बिजली बनने की क्षमता 60% बढ़ जाते हैं, मीन्स 800 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। इससे नेक्स्ट देखते हैं, अतिरिक्त इसके फायदे भी देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। यह प्रक्रिया बहुत तेज और कमरे के तापमान पर भी काम कर सकती है। वेस्ट हीट को भी रिसाइकल कर सकती है। किसे? वेस्ट हीट को रिसाइकल कर सकती है। अमोनिया को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन की तुलना में आसान है। हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, अमोनिया को स्टोर करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना काफी ईजी है। इस तरह अमोनिया को तो एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमोनिया को क्या यूज किया जाएगा? एक स्वच्छ ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। इसके कैसे, इसे खोज बताते हैं कि अमोनिया से जब हम हाइड्रोजन बनाएंगे तो हाइड्रोजन निकालकर फ्यूल सेल को चलाना एक व्यवहारिक और स्वच्छ समाधान हो सकता है। भविष्य में यह तकनीक ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होगी। क्या होगा, अमोनिया से जब हाइड्रोजन बनाएंगे तो भविष्य में जो हमारे ऊर्जा की जो स्रोत है वो कम होते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा और जो हमारा वातावरण वह भी स्वच्छ रहेगा। क्योंकि इससे जो जैसे कि हम कोयला यूज करते हैं या फिर और जो हमारे ऊर्जा के उत्पादन होते हैं उससे फिर और भी जो हमारा एटमॉस्फेयर वो भी प्रदूषित होता है। तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर वो कम प्रदूषित होगा, एक क्लीन रहेगा। आइए थोड़ा फ्यूल सेल के बारे में देख लेते हैं कि एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देता है। समस्या यह है कि हाइड्रोजन गैस को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। जब आप हाइड्रोजन गैस को स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन अमोनिया को इजीली स्टोर भी किया जा सकता है और इजीली इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। यह बहुत हल्की और विस्फोटक होती है। क्योंकि हाइड्रोजन को क्यों मुश्किल है? क्योंकि हाइड्रोजन एक तो बहुत ज्यादा हल्की होती है और दूसरा विस्फोटक होती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा टकरा जाए, कुछ भी हो जाए तो उसमें विस्फोट होने का डर रहता है। समाधान क्या है कि हाइड्रोजन को किसी आसान रूप में स्टोर करें, जैसे अमोनिया NH3, इसमें क्या है, हाइड्रोजन इंक्लूड है। तो आप इजी वे कि अमोनिया को स्टोर करें और उसी का यूज करके हाइड्रोजन बनाया जाए। अमोनिया हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया क्या होगी कि इसमें रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है जिसमें नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं। क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है एक होता है और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के 3 एटम, जैसे कि NH3 3 एटम हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन का होता है। प्लाज्मा जो रिएक्टर हो या फिर कैटलिस्ट की मदद से अमोनिया को तोड़ा जा सकता है। क्या होगा, 2NH3, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये होगी 2NH3। 2NH3 को जब तोड़ा जाएगा तो जब हम उत्प्रेरक को यूज करते तो यहाँ पे कैटलिस्ट होता था, तो या तो फिर कैटलिस्ट लेंगे इसमें, कैटलिस्ट, या फिर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा रिएक्टर होगा उसे लेंगे। प्लाज्मा रिएक्टर क्या होगा, प्लाज्मा रिएक्टर को लेंगे और इसके बाद क्या होगा, इसकी क्रिया को बनाया जाएगा। इससे हमें क्या बनेगा, जब 2NH3 दो अमोनिया के हम एटम, 2 अमोनिया के पार्ट लेंगे तो उससे टूटकर क्या बनेगा, 3H2O प्लस N2। आप देखो इससे आप यहां से इक्वल भी कर सकते हैं, इसी से बैलेंस करना भी आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, कितने एटम है, 2 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे N2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम है। अमोनिया के कितने हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने हैं, 3 2s are 6, तो यहाँ पे 6 एटम्स हैं। मीन्स यहाँ पर कितने एटम्स है, 3 2s are 6, यहाँ पर 6 एटम है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। 2 अणु अमोनिया से 3 अणु हाइड्रोजन गैस के और 1 अणु नाइट्रोजन गैस निकलता है। इस शुद्ध हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में भेजा जा सकता है। तो ये है फ्यूल सेल। आपको आई होप पता चला होगा कि फ्यूल जो अमोनिया है उसका हम क्यों यूज करेंगे, उसके बेनिफिट क्या होंगे, क्या भविष्य में उसके प्रॉफिट्स होंगे। इसके बाद देखते हैं फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, जो SOFC का काम, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा से आने वाले ऑक्सीजन डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, 2H2 प्लस O2
2H2 प्लस O2 और यहाँ से क्या हमें मिलेगा, ये मिलेगा 2H2O। हाइड्रोजन की जब हम बनाते हैं तो क्या मिलता है 2H2, लेकिन उसके साथ में एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट मिलेगी। इससे हमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और हीट मिलती है। हीट जो कि वेस्ट हीट होती है को भी रिसाइकल करके एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। जो हीट होती है वो वेस्ट होती है, लेकिन उसे भी रिसाइकल करके क्या एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसमें प्लाज्मा रिएक्टर से हाइड्रोजन निकालने पर फ्यूल सेल की पावर आउटपुट कम से कम कितना 60% बढ़ जाती है। 800 डिग्री सेल्सियस पर ये वर्क करती है। ये क्लीन एनर्जी है, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आउटपुट में सिर्फ वाटर और नाइट्रोजन जो है वो निकलते हैं, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी जितने भी ईंधन के हमारी चीजें, जो ऊर्जा के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कार्बन के मैक्सिमम चीजें निकलती हैं, जिससे क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता है। और जो स्टोरेज एडवांटेज होगा, जैसे कि हाइड्रोजन की तुलना में अमोनिया को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान और सस्ता भी होगा। रूम टेम्परेचर पर ऑपरेशन को किया जा सकता है, जैसे प्लाज्मा प्रक्रिया बहुत तेजी से कमरे के तापमान पर काम करती है। अमोनिया, इसके निष्कर्ष क्या निकले कि अमोनिया को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले प्लाज्मा रिएक्टर कैटलिस्ट की मदद से इसे तोड़कर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में डालकर बिजली बनाई जा सकती है। तकनीक भविष्य के लिए हाइड्रोजन इकोनॉमी का व्यवहारिक और सुरक्षित समाधान है। इसके बाद चलते हैं हम एक और न्यूज पर, जो कि हमारी नेक्स्ट न्यूज है, वो है हमारी स्वेलबोर्ड। क्या है स्वेलबोर्ड में क्या होता है, वहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। मीन स्वेलबोर्ड का जो 60% इलाका है वहां पे बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। आइए थोड़ा देखते हैं, ये है स्वेलबोर्ड। और ग्लेशियर के बारे में बताया गया था कि आप जानते भी होंगे, कुछ टाइम क्या हुआ था कि हमने सुनने में आया था कि स्वेलबोर्ड पर बहुत ज्यादा पिघलन हो रही है, जो बर्फ है वो तेजी से पिघल रहा है। और जब भी तेजी से बर्फ पिघलेगा तो उसके बहुत ही हानिकारक उसके नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, या फिर ग्लेशियर का अगर ज्यादा पिघलना मनुष्य के लिए एक हानिकारक है, क्योंकि अगर ग्लेशियर जमा रहते हैं तो उसी से हमें टाइम टाइम पर वर्षा, एक टेम्परेचर होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसे बैलेंस रखता है। तो क्या हो रहा था कि जो स्वेलगार्ड के ग्लेशियर में 2024 में अत्यधिक पिघलन हुई। 2024 की गर्मियों में स्वेलबोर्ड, जो कि नॉर्वे के उत्तरी ध्रुवीय द्वीप पर स्थित है, के ग्लेशियर में इतिहास की सबसे बड़ी पिघलन दर्ज की गई। मतलब कि जितना भी अब से पहले वहां पर बर्फ पिघला था, वो इतिहास की सबसे बड़ी पिघलन थी, जो 2024 में मेंशन की गई कि 6 हफ्ते में कितना, 6 हफ्ते में इन द्वीपों ने अपनी कुल बर्फ का लगभग 1% हिस्सा खो दिया था। मीन्स 1% है कि मीन्स अगर एक ही साल में उन्होंने 1% खत्म कर दिया, इस तरह तो 100 साल में 100 के 100% खत्म हो जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में इससे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसी को देखा जा रहा था कि यह अगर आप तुलना करेंगे तो यह उतना है जितना ग्रीनलैंड पूरे 1 साल में खोता है। ग्रीनलैंड ग्लेशियर का जितना पूरा 1 साल में खोता है, वो 6 हफ्ते में खो चुका था, और वो सिर्फ 6 हफ्तों का था, पूरे साल का नहीं था। सिर्फ 6 वीक्स में क्या होता, उसने 1% अपना ग्लेशियर खत्म कर दिया था, खो दिया था। रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे तापमान, गर्म और नमी से भारी हवा का आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश, इन दोनों वजहों से बर्फ तेजी से पिघली। इसके क्या क्या, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हमारी जीके के लिए भी बहुत ही नॉलेज कवर करती है, नॉलेज को गेन करता है। तो आइए थोड़ा देखते हैं जो स्वेलबोर्ड ग्लेशियर क्या है। जो ग्लेशियर है, हिमनद का मतलब होता है बर्फ का विशाल और स्थायी ढेर, जो लंबे समय तक जमा होकर धीरे धीरे बहता है। लेकिन जब स्वेलबोर्ड ग्लेशियर में स्वेलबोर्ड के द्वीपों पर फैले हुए ये विशाल हिमनद कितना 6 ही हफ्ते में 1% अगर पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो तब हमें सोचने की जरूरत पड़ी, और इसीलिए ये सुर्खियों में बना। आइए थोड़ा इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ओके, स्वेलबोर्ड का लगभग 60% क्षेत्र, जो 60% क्षेत्र था वो क्या हुआ था, खत्म हो गया था। सॉरी, स्वेलबोर्ड का 60% क्षेत्र ग्लेशियर से ढका हुआ है, ग्लेशियर से ढका हुआ है। यहाँ छोटे और आर्कटिक क्षेत्र, जो छोटे और आर्कटिक क्षेत्र हैं, वो जलवायु परिवर्तन के कारण समझने में महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। मतलब कि यहाँ की ही जलवायु को एक माना जाता है कि यहाँ की जलवायु अगर ठीक है तो यहाँ पर मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो ये संकेत के रूप में माना जाता है कि यहाँ से ही हमें चीजों का पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन क्या क्या हो रहा है।
जो आर्कटिक क्लाइमेट है इसमें ये हिमनद ठंडे आर्कटिक मौसम में बने हैं। मैरीन है टर्मिनेटिंग ग्लेशियर, इनमें से कई ग्लेशियर सीधे समुद्र तक पहुंचते हैं और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में गिरते हैं, इसे क्लैविंग कहते हैं। जो समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े टूटकर गिरते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लैविंग कहते हैं। इसके बाद फास्ट रिट्रेट तेज पिघलना, जो तेज पिघलना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सैवलबॉर्ड के ग्लेशियर दुनिया में सबसे तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर में गिने जाते हैं। पर जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है वो सैवलबॉर्ड के जमीन हमेशा जमी रहती है, वहां पर क्या होता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है, 60% इसी से घिरा हुआ है। सैवलबॉर्ड का ग्लेशियर का क्या है कि सैवलबॉर्ड ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन क्या है। 1970 के बाद सैवलबॉर्ड के ग्लेशियर को 20-30% हिस्सा पिघल चुका है। 1970 के 20-30% हिस्सा कितना पिघल चुका है। 2100 तक इनका बड़ा हिस्सा खत्म होने का खतरा है। इन ग्लेशियर का पिघलना समुद्र स्तर बढ़ाने में योगदान देता है। अगर इनका हिस्सा बढ़ता है तो बाढ़ वगैरह आने की तो संभावनाएं होती हैं, जबकि ये समुद्र के स्तर को भी बढ़ाती हैं, समुद्र को भी फैलाती है। वैज्ञानिक इन्हें क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पिघलने की गति पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के बारे में चेतावनी देती है। ये पूरे दुनिया के एटमॉस्फेयर को कवर करता है, एटमॉस्फेयर को बताता है कि एटमॉस्फेयर सही चल रहा है, गलत चल रहा है, कितना हमें हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, आने वाले भविष्य में कितनी हमें यह चेतावनी देता है। वैज्ञानिक का शोध, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वैज्ञानिक का शोध है क्लाइमेट चेंज और आर्कटिक इकोसिस्टम को समझने में मदद करता है। सैवलबॉर्ड ग्लेशियर, समुद्री स्तर वृद्धि, इनका पिघलना दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, सैवलबॉर्ड का ग्लेशियर पिघलना वहां के पौधों के लिए और जानवरों इंसानों की जीवन शैली बदल रहा है। भू राजनीति क्या है, आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों और रास्तों को लेकर बड़े देशों की रणनीतिक रुचि जुड़ी हुई है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि जो हमारा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सैवलबॉर्ड किससे रिलेटेड है, इससे क्या चीजें कहाँ पर ये स्थित है, या फिर ये किस चीज का संकेतक देता है, तो इसी के लिए ये वाला एक टॉपिक होता है। जब आप डिटेल में से पढ़ लेते हैं तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आप उसे भूलते नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर और निकल जाते हैं तो वो हमारे माइंड में नहीं रह पाता। इसलिए आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जो सैवलबॉर्ड है, जो सैवलबॉर्ड के ग्लेशियर है वो 2024 में अत्यधिक पिघलना हुआ। 2024 में कितना पिघलना हुआ, तो उसने 6 हफ्तों में 1% पिघला दिया था। इसके बाद जो ये है, ये कहाँ कहाँ पर कितना, ग्रीनलैंड का एक साल में जितना हिस्सा खोता है इसने एक दिन में इतना खो दिया था। ये कहाँ पर है, तो नॉर्वे के उत्तरी ध्रुवीय द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, नॉर्वे के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर इससे क्या पता है, ये हमारी जलवायु की चेतावनी देता है कि कितना हमें पूरे जो हमारा जो हिमनद आर्कटिक मौसम बने हैं उसी को सीधे सीधे ये बताता है। ग्लोबल वार्निंग देता है, ग्लोबल वार्निंग देता है कि कहाँ पर कितनी चेतावनी हमें बताती है। अगर ज्यादा पिघल रहे हैं तो यह हमें बताता है कि ये ज्यादा पिघल रहे हैं, इससे क्या खतरा बढ़ सकता है, समुद्री स्तर बढ़ सकता है। इस तरह से चीजें होती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दुनिया में सबसे तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर थे ये। जैसे कि आप जब जानते हैं ये हैं स्टैलिन, तमिलनाडु के सीएम। स्टैलिन कौन है, तमिलनाडु के सीएम हैं। ये काफी चर्चाओं में बने हुए हैं, न्यूज़पेपर में हर रोज एक न्यूज इनसे रिलेटेड, एक आर्टिकल इनसे रिलेटेड जरूर होता है। कभी ये अपनी भाषा को लेकर, लैंग्वेज के लिए भी काफी फेमस है कि यहाँ पे क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर 3 भाषा को लागू कर दिया जाए। एक तो तमिलनाडु की तो वहां पर है ही तमिल, दूसरा इंग्लिश है जो कि हर जगह चलती ही है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, और दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी को भी यहाँ पर लैंग्वेज को रखा जाए, जिससे कि जो दूसरे राज्य से लोग आते हैं वो एक अपनापन महसूस करे कि वहाँ पे भी हिंदी लोगों को आते हैं। क्योंकि क्या होता है, तमिल जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कम लोगों को आती है, साउथ के लोगों को आते हैं, लेकिन जितने भी नॉर्थ के लोग हैं या फिर वेस्ट के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, उन लोगों को तमिल नहीं आती है। और इंग्लिश भी ऐसा है कि इंग्लिश कुछ लोगों को आती है, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे कि वेस्ट के हुए या फिर ईस्ट के हुए, इन लोगों को इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए कि अगर हिंदी रहे तो हिंदी मैक्सिमम जो राज्य हैं उनमें जानी जाती है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, तो इसलिए कहा गया कि हिंदी को भी यहाँ पर लाया जाए। लेकिन स्टालिन ने इसका विरोध किया और इन्होंने क्या कहा कि अभी
इस पर विरोध चला। इसके बाद अभी फंड से रिलेटेड जीएसटी जैसे लागू हुआ तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और ये राज्य और जो केंद्र होता है इसके बीच ये डिस्प्यूट चलता ही रहता है, कभी फंड को लेकर, कभी पावर्स को लेकर, ये सब चीजें डिस्प्यूट होता रहता है। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे केंद्र उचित फंड नहीं दे रहा है, क्या कहा है कि केंद्र उचित फंड नहीं दे रहा है, ये स्टालिन का कहना है कि राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि तमिलनाडु केंद्र को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में काफी राजस्व देता है। ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो जीएसटी है या फिर जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें सबसे ज्यादा राजस्व देता है, वहां से जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है तो केंद्र को सबसे रेवेन्यू ज्यादा तमिलनाडु देता है। इसके बावजूद जब फंड्स बांटे जाते हैं या फंड्स दिए जाते हैं तो केंद्र उनसे पक्षपात करता है। इसके बाद क्या है कि इसके बावजूद फंड्स का बंटवारा होता है तब केंद्र तमिलनाडु को उसका उचित हिस्सा नहीं देता है, उससे पक्षपात करता है, उससे अपना एक भाईचारा नहीं दिखाता है। जैसे कि जिस तरह से तमिलनाडु सबसे ज्यादा राजस्व वहां पर देता है, टैक्स कलेक्ट करता है, इतना उन्हें फंड भी मिलना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले केंद्र उन्हें अच्छे से फंड नहीं देता है। उन्होंने कहा कि केंद्र संक्रिय राजनीतिक मंशा से काम कर रहा है और इससे फाइनेंस कमीशन की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। उन्होंने और राज्यों को भी कहा, इसके साथ साथ उन्होंने और राज्यों को भी कहा कि आपको भी इनके लिए कदम उठाना चाहिए, इनके लिए बोलना चाहिए। स्टालिन ने एक राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों को मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। तमिलनाडु की तरह अन्य राज्यों को भी समितियां बनानी चाहिए और जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उसको मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जो हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में आप देखेंगे कि कुछ केस हुए हैं जो पहले केस हो चुके हैं। जैसे एक केस आया था 1967 में CN अन्नादुराई का, तमिलनाडु के जो पूर्व सीएम थे, ने संविधान की समीक्षा के लिए रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी ताकि राज्यों के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने कहा था कि राज्यों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं कि उनके क्या क्या पावर्स हैं। इसके बाद फिर एक केस आया, वो आया 1969 में M. करुणानिधि, जो कि न्यायमूर्ति राजमन्नार समिति में गठित की थी, जिसने संघ राज्य संबंधों की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि संघ राज्य संबंधों की समीक्षा की जाए। फिर आया एक सरकारी आयोग, ये बड़ा फेमस है और इसे आप थोड़ा अच्छे से देखे भी और याद भी रखे। ये कौन सा है? सरकारी आयोग, जो कि 1983 में आया। कब? 1983 में आया। 1983 में भी केंद्र के अत्यधिक केंद्रीकरण के खतरे पर जोर दिया था। सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि केंद्र का जो अत्यधिक केंद्रीकरण होता है राज्य पर, वो भी एक खतरे का सूचक है कि इससे क्या होता है, जो राज्य हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये भी होता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अगर राज्य में भी उसी की सरकार है तो वो वहाँ के जो सीएम अच्छे से कार्य कर पाते हैं, उन्हें फंड्स भी अच्छे से मिलते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर वहां पर विपक्ष की सरकार हो या फिर अदर किसी पार्टी की सरकार हो तो वहां पर फंड में वो कंजूसी करते हैं। क्या करते हैं कि वो जहां पर उनकी सरकार होती है वहां पे ज्यादा फंड्स देते हैं और जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है वहां पर वो कम फंड्स देते हैं। तो इस खतरे पर भी जोर दिया गया था। इसके बाद 2007 में पंछी आयोग आया। पंछी आयोग बना जिसने सुझाव दिया कि राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श करके होनी चाहिए। इसके बाद एक पंछी जो आयोग आया, उसने क्या कहा? उसने कहा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अभी जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? वो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनका मानना था कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, क्योंकि जिस स्टेट में होगी वहां के मुख्यमंत्री से वहां से सलाह लेनी चाहिए, उनकी सलाह पर ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, जिससे कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना रहे और अच्छे से वो कार्य कर सकें। तो ये आया था पंछी आयोग। कब आया था? 2007 में। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कुछ आयोग थे जो आए थे। इसके बाद भाषा नीति, स्टालिन के विचार। स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने का कोशिश कर रही है। अच्छा, इस पे आप अपनी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, वहां पर हिंदी भाषा होनी चाहिए कि फिर नहीं, ये थोपी जा रही है, या फिर एक कंट्री में जो हमारे देश में एक संबंध है, एक रिश्ते हैं, उन्हें अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे आप जरूर बताएं कि आपका इस पे क्या राय है। तमिलनाडु ने हमेशा इसका विरोध किया है और आज अन्य राज्य भी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि
जब तक राज्य मजबूत और आत्मनिर्भर रहेंगे तब तक ही भारत एक मजबूत संघीय देश जो कि यूनाइटेड इंडिया विद फेडरलिज्म बना रहेगा। एमके स्टालिन का आरोप है कि केंद्र सरकार फंड्स का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है, तरीके से नहीं कर रही है, और जो फाइनेंस कमीशंस की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है, हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें उन्होंने कही। ये थी हमारी द हिंदू से रिलेटेड न्यूज। जितने भी द हिंदू से रिलेटेड न्यूज थी मैंने आज उन्हें कंप्लीटली डिटेल में समझाया, जिससे कि एक आपको स्ट्रक्चर बनी रहे कि हमने जब करंट अफेयर में ये पढ़ा था तो इस तरह से क्या होता है, जब हम एक थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो हमें वो याद अच्छे से रहता है, लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो हमारे जल्दी से स्किप हो जाती है, माइंड से स्किप हो जाती है और याद भी हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए थोड़ा फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये है अगस्त 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में होगा, किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो जो 2025 का होगा वो होगा रूस में। कहां पर होगा? वो होगा रूस में। आज मैंने इसी के आंसर्स यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं साथ में, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उनके मैंने नेक्स्ट उसमें दिए हुए हैं, पर आपको सभी के आंसर्स यहीं पर मिलेंगे। रूस में होगा। आइए थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मैंने आपको इसीलिए पहले डिटेल में समझा दिया था क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बीच में उसके क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए मैंने आपको ब्रिक्स को अच्छे से समझाया कि ब्रिक्स में अभी 5 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ऐड हुआ, उसमें पहले वो ब्रिक था जो कि 2001 में उसकी स्थापना हुई थी, ये संगठन बनाया गया था। रूस के कजान शहर में। कहां पे होगा ये? कजान शहर में आयोजित होगा। इसमें बहुपक्षीयता, व्यापार सहयोग और डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने अगस्त 2025 में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव शुरू किया है? तो किसने किया है? तो ये जो शुरू किया है ये क्या है? गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किसने किया है? गुजरात ने। अब देखते हैं गुजरात ने अक्षय ऊर्जा, याद रखने की चीज है कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यह पहल शुरू की गई। कौन सी? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। ग्रीन से आपको समझ आ जाएगा, ग्रीन क्या? हरी भरी जो चीजें होंगी, और उसमें क्या होगा? कार्बन को कम करना होगा। तो वही होगा कि अक्षय ऊर्जा एक पहल शुरू की गई है कार्बन को कम करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कहां पर? गुजरात में यह की गई है। आइए इसरो से देखते हैं। इसरो ने अगस्त 2025 में किस पुनः प्रयोग योग्य लॉन्च वाहन का प्रशिक्षण क्या है? तो वो क्या है? RLTD मार्क सेकंड का उसने पुनः प्रशिक्षण किया है। क्या है ये? यह प्रशिक्षण स्वतः लैंडिंग के लिए किया गया था, जो भविष्य के कम लागत वाले अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एक बड़ा कदम है भविष्य में कि स्वतः ही जो लैंडिंग कर पाए। तो इसे पुनः लॉन्च किया गया किसे? RLTD मार्क सेकंड को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। जो हमारी अगस्त 2025 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करेगा? तो ये किया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025। क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल? तो ये है व्यक्तिगत डेटा। जो हमारा व्यक्तिगत डेटा होता है कि प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो जल्दी से हैक ना हो या फिर जो एक प्राइवेसी है वो बनी रहे। इसीलिए एक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FY 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो वो आया है 6.5%। कितना? 6.5%। किसने ये बताया है? तो ये RBI ने घरेलू मांग और स्थिर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए GDP वृद्धि जो है दर का अनुमान 6.5% लगाया है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। किसे? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, उनकी निरंतर उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है खेल रत्न? राजीव गांधी खेल रत्न नीरज चोपड़ा को। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। किस वैश्विक संस्था ने क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स 2025 जारी किया है? तो ये किस संस्था ने किया है? ये किया है विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इस संस्था की क्या क्लाइमेट
रेजिलेंस इंडेक्स 2025 जारी किया है। क्या है ये? विश्व बैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में जलवायु अनुकूलन अक्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है और भारत का कौन सा है? भारत का है 54वां। कौन सा है? इंडिया का कौन सा स्थान है? तो ये है 54th रैंक इसकी आई है। इसमें किसमें? जलवायु अनुकूलन अक्षमता पर। नेक्स्ट देखते हैं, और किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है। ग्रामीण भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है नारी शक्ति। कौन सी? नारी शक्ति योजना शुरू की गई है। क्या है इसमें? तो इसमें है नारी शक्ति। जो नारी शक्ति योजना है, ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करती है, इसलिए एक नारी शक्ति योजना बनाई गई है। कब, किसमें? ग्रामीण भारत में। कहां पर पहल शुरू की? जैसे कि जो गांव के लोग हैं उनकी महिलाओं के लिए नारी शक्ति पहल शुरू की गई है। 2025 में भौतिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? अंजलि शर्मा को। डॉक्टर अंजलि शर्मा को दिया गया है। डॉक्टर अंजलि शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है, प्राइज दिया गया है। डॉक्टर अंजलि शर्मा को किस लिए दिया गया है? तो क्वांटम ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स में उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। किसमें? क्वांटम में। क्वांटम याद रखना, आपकी वर्क इन क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स में दिया गया है। किसे? डॉक्टर अंजलि शर्मा को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अगस्त 2025 में किस रिपोर्ट ने भारत को वैश्विक फिनटेक अपनाने में तीसरे स्थान पर रखा है? तो ये रखा है फिनटेक। किसने? फिनटेक ने। फिनटेक पल्स 2025 ने इसे रखा है। फिनटेक किस लिए बनाया गया है? तो आइए थोड़ा देखते हैं कि PwC द्वारा जारी फिनटेक पल्स 2025 रिपोर्ट में भारत की तेज डिजिटल भुगतान और वृद्धि और यूपीआई विस्तार को उजागर करता है। जो यूपीआई विस्तार है, जिससे हम अभी आपने देखा यूपीआई आईडी होती है, फोन पे, जीपे, इन्हें यूज करके हम सेकंडों में अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिजिटल जितना भी पे है, जो डिजिटल भुगतान है, इसी के लिए क्या है? ये फिनटेक में बनाया गया है। तो फिनटेक पल्स 2025 रिपोर्ट में भारत की तेज डिजिटल भुगतान वृद्धि और यूपीआई विस्तार को उजागर किया गया है। और किसमें रखा है? तीसरे स्थान पर, अपनाने में तीसरे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, थर्ड प्लेस पर है। आइए इससे अब अलग क्वेश्चंस देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अधिकतर डाक सेवाएं क्यों रोक दी हैं? तो वो रोक किस लिए दी है? कि नई अमेरिका कस्टम डॉक्यूमेंटेशन नियमों के कारण। अभी आपने जब देखा होगा कि जो पहले 25% का टैरिफ लगाया, इसके बाद फिर 25% का टैरिफ लगाया, और अभी ट्रंप ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जो यूएसए ने पार्सल के लिए विस्तृत जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है, उसको डेटे को मांगा है, जिससे इंडिया पोस्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी। भारत ने क्या करा? इस पर रोक लगा दी कि हमारे पास ये है ही नहीं, ये नीति जो डिजिटल हमारी टेक्निक है ये हमारी वर्क नहीं कर रही है। इसलिए क्या किया? जो इंडियन के डाक पोस्ट है उस पर उन्होंने रोक लगा दी कि हम ऐसा कोई भी डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है? जैसे कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम होगी? उनकी जो कुछ कंपनी यहाँ पे वर्क करी है, जैसे अमेजोन हुआ, या फिर कंपनी हुई फ्लिपकार्ट हुई, ये जो अपनी पोस्ट भेजती हैं, पार्सल भेजते हैं, इन पे रोक लग जाएगी। ये नहीं होगा। बाकी जो अमेरिका में लोग रहते हैं, भारत से अपने कुछ पार्सल्स भेजते थे, कुछ वहां से जो डाक से हमारे सामान आते थे, उन पर रोक लगा दी गई। तो ये थोड़ा नुकसान भी हो सकता है और कुछ बेनिफिट भी, लेकिन अपने डेटा देने से मना कर दिया है इंडिया ने कि हम इसे नहीं देंगे, इसलिए इंडिया पोस्ट में अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो ये क्या है? नई अमेरिका कस्टम डॉक्यूमेंटेशन नियमों के कारण हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इनके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, मैं यहीं पर आपको मेंशन कर बताती रहूंगी। ETWLF 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किन क्षेत्रों को भारत की अगली पीढ़ी की प्रगति के लिए चुना है? तो वो कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर, स्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये क्या है? ये अगली पीढ़ी के लिए, प्रगति के लिए चुना गया। सेमीकंडक्टर की काफी डिमांड रहती है, काफी मांग रहती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन जाता है सेमीकंडक्टर, स्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने कानून को बदलता है? तो वो बदलता है इंडिया पोर्ट्स एक्ट 1908 को चेंज करता है। नेक्स्ट न्यूज अब थोड़ा तेजी से देख लेते हैं, फास्ट इसे करते हैं। हाल ही में भारत और चीन ने किन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सहयोग करने का फैसला किया है? तो वो क्या है? ब्रिक्स समिट।
इसीलिए आपको ब्रिक्स समझाया था, क्योंकि कितने क्वेश्चन है जो ब्रिक्स से आ रहे हैं। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी किन देशों की यात्रा करने वाले, तो वो जापान जाएंगे और चाइना जाएंगे। जापान और चाइना की यात्रा करेंगे, जापान और चाइना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत और चीन किन वर्षों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, तो इंडिया करेगा 2026 में और चाइना करेगा 2027 में। इनकी मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। 130वां संशोधन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में लेकर आई हूं। अभी आप जानते हैं कि जैसे 130वां संविधान संशोधन हुआ है, ये किस किस से रिलेटेड है, तो ये है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर रिलेटेड है। इन तीनों पर क्या कहा गया है कि अमित शाह जी ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक बिल पारित करने के लिए संसद में भेजा कि जितने भी सीएम है या फिर प्रधानमंत्री है या मंत्री है, इन तीनों में से अगर कोई भी जेल में 30 दिन बिताता है, तो 30 दिन अगर वो बिताता है तो उसे अपने पद से रिजाइन देना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि रिजाइन देने के बाद अगर वो वहां से आ जाता है तो इसके बाद वो अपने पद को फिर से ग्रहण कर सकता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, जब मैंने भी ये स्टार्टिंग में देखा तो मुझे भी लगा क्या ही प्रॉब्लम है, अच्छी बात है कि भाई अगर कोई क्राइम करेगा तो वो अपने पद पर बना रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे, जैसे अगर केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और जो जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में थे केजरीवाल जी, तो क्या किया गया, केंद्र ने अपनी ईडी सीबीआई का यूज किया और केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अब अगर वो 30 दिन जेल में रहते तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो केंद्र में सरकार होगी वो मिसयूज कर सकती है। जहां पर उनकी सरकार नहीं होगी वहां के सीएम को उठाएगी, जेल में डाल देगी, 30 दिन तक अंदर रख लेगी, क्योंकि ऐसे केस हुए भी हैं। कितने जो मंत्री थे अभी पीछे गए थे, उनको वो जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो अब तक ये पूछ रहा है कि इन्हें किस बेस पर उठाया गया था, उनके खिलाफ कोई वो ही नहीं बना हुआ था, केस ही नहीं बना हुआ था। तो इस तरह इसके मिसयूज हो सकते हैं। इस तरह तो जो हमारा लोकतंत्र डगमगा जाएगा कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, केंद्र में जिसकी सरकार होगी सभी राज्यों में उसी की सरकार चलेगी, अदरवाइज वो सबको उठा उठा के क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। और ऐसा हुआ ही है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किसकी आयोगता से जुड़ा है, तो वो किस किस का है, तो वो है अमेंडमेंट एक्ट 130। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो है अमेंडमेंट बिल 2025 से रिलेटेड, जो कि डिस्क्वालीफाई और वुमेन्स होम्स है, सॉरी, तो वो किस किस के लिए किया गया है, तो वो किया गया है मिनिस्टर्स जो होंगे कन्वेक्टेड या फिर करप्शन करेंगे उनके लिए बनाया गया है। जो मिनिस्टर्स कन्वेक्शन करेंगे उनके लिए ये बनाया गया है। तो ये 130 होगा, मिनिस्टर जो करप्शन करेंगे या फिर क्राइम करेंगे उनके लिए बनाया गया है। आइए अब इनके थोड़ा देख लेते हैं, इसके बेनिफिट देखते हैं, इसके लॉसेस देखते हैं कि यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्रियों को हटाना यदि वे गंभीर आपराधिक आरोपों में न्यूनतम 5 साल की सजा वाले अपराध के तहत निरुद्ध होकर 30 दिन, कितना 30 लगातार दिनों तक जेल में रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने इस्तीफे से रिजाइन देना पड़ेगा, आप अपने इस्तीफे को छोड़ना पड़ेगा। आप इसी के बीच में कुछ आर्टिकल देखिए जो हमें क्या क्या बताते हैं। जैसे आर्टिकल 75 है, ये है केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर सहित, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर सहित के लिए प्रावधान है, यदि मिनिस्टर 30 दिनों तक निरुद्ध रहते हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की परामर्श से उसके पद मुक्त करना होगा। यदि परामर्श 31वें दिन तक नहीं आया तो मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और पुनः नियुक्ति संभव है। आर्टिकल 75 का यूज करते उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री 30 दिन तक वहां पर रह लेते हैं, जेल में रह लेते हैं, कोई मंत्री रह लेता है जेल में, तो वो या तो 31वें दिन अपना रिजाइन सौंप दे, अदरवाइज वो खुद से ही क्या होगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर वो फिर से आते तो पुनः नियुक्ति भी संभव है, लेकिन पुनः नियुक्ति किस तरह संभव है ये अभी कोई मेंशन नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियों के लिए समान प्रावधान है। जो ऊपर केंद्र के लिए था ऐसे ही मुख्यमंत्री के लिए कि 30 दिनों तक निरुद्ध रहने पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्श में और उन्हें पद मुक्त करना होगा। परामर्श न होने पर भी पद जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और आर्टिकल अनुच्छेद जो कि 239 ए है, जो कि हमारा
दिल्ली से रिलेटेड है, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली उससे रिलेटेड है, उसमें क्या है उसी के अकॉर्डिंग दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में लागू होता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री जो कि 30 दिन तक निरुद्धता पद से हटाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल यूज कर इन पद से हटाने की समीक्षा की गई है। आइए इसका उद्देश्य देख लेते हैं और इसकी आलोचना भी देख लेते हैं। जैसे उद्देश्य नीतिशीलता और अच्छे शासन सुनिश्चित करना। ऐसे व्यक्ति जो न्याय प्रक्रिया में हैं उन्हें शक्ति के दुरुपयोग करने का मौका न मिले। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व जैसे कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना और भ्रष्टाचार की छाया में सत्ता को रोकना। ये जो अमित शाह जी ने बिल पेश किया उन्होंने ये उद्देश्य इसके बताया कि ये उद्देश्य इसीलिए बिल पारित किया गया। लेकिन इसकी आलोचना क्या हुई, तो इसकी आलोचना में जो विपक्ष है, विपक्ष की क्या रुख है कि बिना सजा की गिरफ्तारी के आधार पर निकाला जाना न्यायिक निष्पक्षता का उल्लंघन होगा। राजनीतिक लक्षित गिरफ्तारी की आशंका होगी। विपक्षी नेता को केंद्र द्वारा समर्पित एजेंसियों के जरिए निशाना बनाने की संभावना है। संवैधानिक संरचना पर असर पड़ेगा कि जो विभाजनात्मक शक्तियों का उल्लंघन होगा। न्यायपालिका की स्वायत्तता या फिर संघवाद का कमजोर होना होगा। तृणमूल और विपक्षी दलों की प्रक्रिया, जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये हिटलरियन है और सुपर इमरजेंसी कहा गया है कि ये तो एक तानाशाही हो गई है कि भाई हमारी सरकार है और हमने बिल पारित कर दिया है। इसके बाद अगर राज्य हमारी बात मानता है तो सही है, अगर नहीं मानता तो हम तो उसे जेल में डाल देंगे। तो ये तो एक तानाशाही हो गई। इसी तरह ओवैसी ने कहा कि ये पॉलिसी स्टेट की शुरुआत और लोकतंत्र को विनाश कर देगी। सीएम मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह से अपने पक्ष रखे और इसे गैर अलौकिक बताया, इसे गैर लोकतांत्रिक रणनीति बनाया। तो ये था हमारा 130वां संविधान संशोधन जिसके मैंने आपको बेनिफिट बताए, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आलोचना भी हो रही है और वो हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू होगा, तो वो होगा 1 अप्रैल 2026, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हमारे 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। 2 स्लैब को हटा दिया गया है, एक 5% और एक हमारा 18% का स्लैब रह गया है। पहले हमारा 5%, 12% और 18% और 28% के स्लैब थे। अब 12% और 28% को हटा दिया गया है, 12% को 5% मिला दिया गया है। 28% के 90% जो सामान था वो किस में आ गया है, वो आ गया है 18% में, और जो 10% है वो चला गया है 40% में, जैसे गुटखा, खैनी वगैरह इन चीजों की चीजें। तो ये कब से लागू होगा, ये होगा अप्रैल 2026 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना। नेक्स्ट न्यूज है और हमारी लास्ट न्यूज है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के मानकों के अनुरूप है, तो वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के तहत है। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको जितना डिटेल में समझा सकूं, रिवीजन भी करा सकूं। आई होप आपको ये समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस इसी तरह मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत,